ये आपके पास थर्ड पेज था, ठीक है। अच्छा थर्ड पेज, अच्छा बेटा एक चीज मैं पीछे वो भी मुझे बता देनी चाहिए थी। अच्छा एक मिनट, इससे गलती हो गई है। ये जो सेकंड पेज था बेटा, आप देख सकते हैं कि जे तो पहले ही एम्पियर्स लॉ में था। ये देखें, जे तो पहले ही एम्पियर्स लॉ में था, ठीक है। ये जो टर्म है एडिशनल आई है जब उसने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज की है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि राइट साइड पे एक और टर्म भी आनी चाहिए जो मिसिंग है। वो उस टर्म की नहीं जरूरत पड़ती जब तक हम स्टैटिक केस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डायनामिक केस डिस्कस करते हैं तो समथिंग इज मिसिंग दिस एक्सप्रेशन। और वो जो मिसिंग टर्म है बेटा वो ये है, ठीक है। मैक्सवेल ने कहा कि ये वो मिसिंग टर्म है, हाँ ये वो मिसिंग टर्म है, ये वाली। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सवेल ने कहा कि ये जो जे है इस इक्वेशन में, इसको आप रिप्लेस कर दे जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी से, तो फिर ये इक्वेशन सही वर्क करेगी, फिर ये ठीक है। बात क्लियर है बेटा। अब आते हैं जो नेक्स्ट पेज हम शेयर करना चाह रहे थे, ये बेटा थर्ड पेज, ठीक है। और यही बात मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, अगर आप गौर से देखें कि रिप्लेस जे बाय, ये मैक्सवेल का मानना था, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट इन पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। यानी उसने कहा कि ये जो टर्म है एक्स्ट्रा टर्म, इसको भी शामिल करें तो फिर ठीक है ये इक्वेशन। बात समझ आ रही है। और उसने ये टर्म शामिल कर दी और कहा कि करेक्ट मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन फॉर द डायनामिक केस इन फ्री स्पेस इज दिस वन। बेटा याद रखिएगा, वहां पे जो फोर्थ इक्वेशन, मैंने इसलिए फोर यहाँ पे लिखा है कि याद रखिएगा कि वो फोर्थ इक्वेशन नहीं है। आफ्टर मैक्सवेल करेक्शन टर्म दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। बात समझ आ रही है। तो आप देख लें कि म्यू नॉट तो दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लें तो अंदर एक तो जे एफ है, क्योंकि जरा बेटा हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जे एफ ही होगा, ठीक है। जे टोटल इज जे एफ प्लस जे डी। इस एक्स्ट्रा टर्म को असल में मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, इसलिए मैं इसको जेडी बोल रहा हूँ। बात समझ आ रही है। जेडी इज एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। बात क्लियर है बेटा। ये उसने कहा कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, और अब बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है, स्टैटिक केस के लिए भी और डायनामिक केस के लिए। स्टैटिक केस के लिए इसलिए वैलिड है कि बेटा स्टैटिक केस में ई सिर्फ और सिर्फ स्पेस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे नहीं। और अगर आप ई जो सिर्फ और स्पेस पे डिपेंड करें, तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आ जाएगा। और एग्जैक्टली वही आंसर आ जाता है जो पीछे स्टैटिक केस में हम लिख के आए हैं, म्यू नॉट टाइम्स जे। बात समझ आ रही है। तो ये मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन है। उसने कहा कि ये स्टैटिक केस के लिए वैलिड है, डायनामिक केस, जबकि वो जो थी वो स्टैटिक केस के लिए तो वैलिड थी, डायनामिक केस के लिए नहीं। दिस इज मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो स्टैटिक केस और डायनामिक केस दोनों के लिए वैलिड है। बात क्लियर है बेटा। अब जरा फिर उस चीज की तरफ आते हैं कि मैं दोनों साइड का डाइवर्जेंस लेता हूँ। बेटा अगर मैं लेफ्ट साइड का डाइवर्जेंस लूँ तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। अगर मैं राइट साइड का डाइवर्जेंस लूँ तो म्यू नॉट को कॉमन लेके डाइवर्जेंस ऑफ होल दिस आ जाएगा मेरे पास। तो बेटा डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म वाज जीरो। ये मैंने स्टार लगाया, वो पीछे में वो स्टार वाली इक्वेशन डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है ना। कि राइट साइड जीरो है, लेफ्ट साइड इसलिए जीरो है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज राइट साइड, इसलिए जीरो है। अच्छा फिर मैं आपके साथ शेयर करके बता देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। राइट साइड इसलिए जीरो है, ये देखें, इसलिए जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि बेटा इससे पहले कि हमारी मीटिंग खत्म हो जाए और दरम्यान में हमारी बात रह जाए, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं ये मीटिंग एंड करके न्यू लिंक आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा बेटा। तो ज्वाइन कर लिए या थोड़ा वेट कर ले, आप क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा हम
इस पेज पे थे ये यही पेज हम, ठीक है बेटा। अच्छा, एक तो चीज आपको समझ आ गई कि हाँ, मान लिया कि, क्योंकि ज़ाहिर हमें मानना ही पड़ेगा, हमने डाइवर्जेंस लेके भी देख लिया है कि ये इक्वेशन है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डायनेमिक केस इन फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा बेटा, ना सिर्फ ये इक्वेशन, इस मैक्सवेल एक्स्ट्रा टर्म जो है, वो मैक्सवेल एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, ये हमने ऊपर शो किया हुआ है। हाँ, ये मैक्सवेल एक्स्ट्रा टर्म एप्सिलॉन नॉट टाइम पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। आफ्टर एडिंग दिस मैक्सवेल एक्स्ट्रा टर्म, बेटा आपको ये समझ आती है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक इन फैराडेज लॉ। आपको याद है डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। बेटा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमेशा सोर्स होता है, लेफ्ट साइड पे फील्ड, ठीक है ना। यानी कि राइट साइड पे सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स है, जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है और वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। जिस तरीके से हम फैराडेज लॉ में कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक दैट इस मैक्सवेल एक्स्ट्रा टर्म से हमें यह पता चलता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वाइस वर्सा, फैराडेज लॉ का वाइस वर्सा है ये, कि वहां पे हमने कहा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे हमने कहा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिलेशन, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है बेटा? ना सिर्फ मैक्सवेल ने ये, यानी कि ये छोटी बात नहीं थी जो मैक्सवेल ने ये टर्म ऐड की, इतनी छोटी टर्म है, इससे और चीजें भी सामने आई। इससे बेटा ये सामने आई कि ये जो टर्म अब आ गई हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², वे c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वे c इज इक्वल टू 1/√, ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है? अगर आप परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और 1/√, ले, ठीक है, तो आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है सी। आपके पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अमेजिंग। बात समझ आ रही है? तो बेटा यहां से ये भी पता चला कि बेसिकली, हाँ, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ से ये पहले, इससे पहले था कि लाइट ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ईथर है वो मीडियम, आपने स्टोरियां पढ़ी होंगी लंबी लंबी, ठीक है। तो अब यहां से इस मैक्सवेल एक्स्ट्रा टर्म से पता चला कि लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जाहिर है यहाँ हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये तो फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर रही है और विद स्पीड दिस, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां से ये पता चला। बात क्लियर है बेटा? और ये, इसे किसी ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये फ्री स्पेस, वैक्यूम, आपको पता है एब्सेंस ऑफ मैटर, कोई चीज भी नहीं है, और फिर भी ये ट्रेवल कर रही है। कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे ट्रेवल करती है बेटा, इट एक्चुअली कंसेप्ट बिकॉज इट इज ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ठीक है। उनकी फ्लक्चुएशन की वजह से ये आगे की तरफ मूव करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो हमने वो प्रोपेगेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और इसका जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो प्रोपेगेट कर रहा है एक्स जी प्लेन के अंदर। बात समझ आ रही है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, या ये आप देख सकते हैं इधर से आइदर नेगेटिव वाई डायरेक्शन। बात समझ आ रही है बेटा? और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है उसकी आइदर पॉजिटिव जी डायरेक्शन है या नेगेटिव जी डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? तो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, और ये फ्लक्चुएशन इस तरीके से ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज़ाहिर है पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई होती है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव जी या नेगेटिव जी, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इस ईएम वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, यानी it will propagate, the EM wave will propagate in positive x direction, इस डायरेक्शन में ये propagate करेगी। बात समझ आ रही है? So light, this is how the light propagates in free space of vacuum. Light is electromagnetic wave. बात क्लियर है बेटा? हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हम और डिस्कस करेंगे इस एक्स्ट्रा टर्म को, क्योंकि ये नहीं है, बाकी इक्वेशन तो हम पीछे डिस्कस करके आए हुए हैं, यही एक नई चीज थी। ओके, मैक्सवेल ने इस एक्स्ट्रा टर्म को, बेटा ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ठीक है, जिसको मैंने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक लाइन से हाईलाइट किया होगा, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है, तो मैक्सवेल ने ऐड किया। बेटा मैक्सवेल ने इस एक्स्ट्रा टर्म को कहा, ये एक्स्ट्रा टर्म को कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ठीक है, और इसको कहा कि दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी is actually the displacement volume current density. बात क्लियर है बेटा? और अगर हमने कहा कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी इक्वल होगी? बेटा बिल्कुल इस तरीके से जैसे फ्री करंट को आप ट्रीट करते हैं, आप कहते हैं कि हम जे डॉट डी ए ले लें और इंटीग्रेट कर दें ओवर द परपेंडिकुलर सरफेस एस, ठीक है, तो हमें आई डी मिल जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगी, और जे डी आपको पता है इसके इक्वल है एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी डॉट डी ए। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है ये बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन है, और आपको पता है कि हमने ये एक्सप्रेशन किस तरह लिखी, वही बेसिक रूल यूज करके। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, इसको बेटा और एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को, अभी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं उससे पहले क्यों ना यूं करूं कि मैं डिफरेंशियल फॉर्म तो लिख चुका हूं डायनामिक केस के लिए इन फ्री स्पेस। बात समझ आ रही है? तो पहले मैं इंटेग्रल फॉर्म लिख लूं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, मजीद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि इंटेग्रल फॉर्म ये होगी, जस्ट वो गॉसेस आगे पीछे जो स्पेस डिपेंडेंस, जहां जहां भी स्पेस डिपेंडेंसी उसमें टाइम डिपेंडेंस भी ऐड कर दें, तो डायनेमिक केस के लिए दिस विल बी द गॉसेस लॉ। बात क्लियर है? इंटीग्रल फॉर्म आपके पास आ गई। दूसरी हमने ग्रीन हाईलाइट की थी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, तो बेटा उसमें भी जस्ट टाइम डिपेंडेंस डाल दें इंटीग्रल फॉर्म में, ये आ जाएगी आपके पास। तीसरी को हमने ब्लू हाईलाइट किया था थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को, डिफरेंशियल फॉर्म तो आपको पता है दैट इज द फैराडेज लॉ। हाँ, तो जाहिर है इंटीग्रल फॉर्म ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं बेटा, आपके पास इंटीग्रल फॉर्म ये होगी। बात क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, क्या है बेटा? ये वो नहीं है जो पीछे हम, जिसको हमने कहा था कि ये नहीं, ये गलत है, इसमें कुछ मिसिंग है, ये हमने कहा था कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ये है। तो बेटा इसकी इंटीग्रल फॉर्म कोई मुश्किल तो नहीं है इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिखना बेटा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ डॉट लेने, दोनों जानब डॉट लेने, डीए के साथ ओवर ओपन सरफेस इंटीग्रेट कर, तो लेफ्ट पे डॉट लेंगे डीए के साथ और ओपन सरफेस इंटीग्रेट करेंगे और स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। राइट साइड पे म्यू नॉट टाइम्स जे डॉट डी ए ओवर द एस, तो आपके पास ये आ जाएगी, करंट आ जाएगी, और दिस विल बी द फ्री करंट। बाउंड करंट की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में डिस्कस कर रहे हैं। बात क्लियर है? और ये जब इसका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी डॉट डी ए ओवर द ओपन सरफेस इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, और ये जाहिर है आई फ्री है, बाउंड करंट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ
इनसाइड मैटर नहीं डिस्कस कर रहे, फ्री स्पेस में डिस्कस कर रहे। और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस सरफेस इंटीग्रल इज एक्चुअली द आईडी, द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सो म्यू नॉट टाइम्स आई एफ प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई डी, यानी डायनामिक केस में आपको दोनों करंट से डील करना पड़ता है, म्यू नॉट टाइम आई फ्री, फ्री करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है? दो ही करंट से डील करना पड़ता है, फ्री करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है बेटा? आगे चले। हाँ, ये आपके पास जो है वो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल फॉर्म फॉर डायनामिक केस इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आए आगे। ले ले बेटा, नेक्स्ट पेज ये, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को बड़े डिटेल से आपको समझा पाऊँ, ताकि आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाए कि ये करंट कैसी करंट। अच्छा बेटा, ग्रिफिथ में मैंने देखा है, फोर्थ एडिशन में मैंने बुक में देखा जो आपके पास है, उसमें मैंने देखा है कि यहाँ उसने बैटरी लगाई हुई है। काइंडली, मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे ख्याल में वो पिक्चर रॉन्ग है, बैटरी नहीं, यहाँ पे एसी सोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि स्टैटिक करंट या स्टेडी करंट बैटरी लगाए तो दैट गिव्स यू द डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट। ठीक है, तो स्टेडी करंट अगर फ्लो करे फिर तो मसला आता ही नहीं है, मसला तो आते ही है जब टाइम वेरिंग करंट की हम बात करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट वहां अराइज होती है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो भी थी तो काम चल जाता था स्टैटिक केस में। बात समझ आ रही है? तो बेटा ये मैंने यहाँ पे एसी करंट सोर्स दिया है ऐसे, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे सर्किट में मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ। ठीक है, अच्छा बेटा, दिस इज द गैप बिटवीन द कैपेसिटर, मैंने ये शो किया है कि ये गैप है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट्स से। अच्छा बेटा, ये मैं बताता चलूं कि चाहे यहाँ पे बैटरी दे या यहाँ पे एसी सोर्स दे, ये जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है ये कैपेसिटर प्लेट के दरमियान से नहीं पास कर सकता है। आप ऐसा छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं और कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि ये जो चार्ज है, जो कंडक्शन चार्जेस है, ये कैपेसिटर प्लेट की गैप से नहीं पास कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? चार्ज कैन नॉट लीव द कंडक्टिंग मटेरियल, देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू प्लेट्स। सवाल ही पैदा नहीं होता यहां से फ्री चार्ज जो वो चार्जेस है वो पास कर जाए, यहां से करंट नहीं पास कर सकती, चाहे यहाँ पे डीसी सोर्स हो चाहे एसी सोर्स हो। ठीक है, बात क्लियर है बेटा? लेकिन जब डीसी सोर्स हो यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो फिर एक चीज तो तय कि वहां पे मसला इसलिए नहीं आता कि ठीक है दोनों केसेस में चार्ज पास नहीं कर सकता, लेकिन बेटा अगर डीसी सोर्स हो, बैटरी लगी हो, तो बेशक आप मेरी इस बात की वेरिफिकेशन, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें, यहाँ एक कैपेसिटर लगाएं और यहाँ एक छोटा सा बल्ब लगा दें और बैटरी से जोड़ दें ये वायर को, आप देखेंगे कि तब तक स्टेडी करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में से जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। बात समझ आ रही है? तब तक बल्ब जलेगा। हमें कैसे पता चला कि तब तक करंट फ्लो करेगी? वो बल्ब जो जलता रहेगा। बात समझ आ रही है? जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए बल्ब ऑफ हो जाना, यानी कि इसका मतलब है कैपेसिटर जो ही फुली चार्ज हुआ करंट फिर फ्लो नहीं करेगी सर्किट में से। बात क्लियर है बेटा? और वो करंट तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक यहाँ जो बैटरी लगी है, जो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वही पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के अक्रॉस स्टैब्लिश हो जाता है तो तब करंट रुक जाएगी। बात क्लियर है? हाँ, कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा? ये चीजें हमने छोटी क्लास में भी पढ़ी। अच्छा, करंट रुक जाएगी यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही इवन इन द सर्किट इन द कंडक्टिंग वायर लूप। ठीक है, तो वहां तो मसला नहीं आता। मसला आता है जब यहाँ पे एसी सोर्स दिया हो।
क्योंकि एसी सोर्स दिया हो तो ये करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती है। यहाँ पे जो बल्ब लगा होगा, अगर आप एसी सोर्स लगाते हैं यानी कि अल्टरनेटिव करंट दे रहे हैं, टाइम वेरिंग करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो बल्ब लेगा वो हमेशा जलता रहेगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि उस केस में कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स इस गैप में से नहीं फ्लो कर सकती, वो बात है। बात समझ आ रही है? सिंपल सा आइडिया ना, आपको पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल को तो नहीं छोड़ के जा सकती, तो यहाँ दरमियान में या तो वैक्यूम होगा, कोई मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, या तो वैक्यूम होगा या फिर डाई इलेक्ट्रिक होगा जो कि इंसुलेटर है, उसमें तो करंट वैसे नहीं पास कर सकती। बात क्लियर है ना? तो इस गैप में से करंट नहीं पास करे, ये तो तय है। फिर करंट को कॉन्टिन्यूस किसने बनाया हुआ है? कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो करिए अगर एसी सोर्स है तो क्यों? ये प्रॉब्लम आता है, असल में ये प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आता है डायनामिक केस में। बात क्लियर है बेटा? इस चीज को समझाने के लिए मैंने बेटा एक सरफेस बनाई है। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ब्लैक पेंसिल की शेडिंग से, यानी कि मैंने बॉल पॉइंट की शेडिंग दी हुई है इधर, दिस इज द फ्लैट सर्कुलर सरफेस। और बेटा दूसरी जो सरफेस ये कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान से पास कर रही है, ये एक बलून शेप सरफेस। बात समझ आ रही है? मैंने फ्लैट सर्कुलर सरफेस को एस कहा है और बलून शेप सरफेस को मैंने एस प्राइम कहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा बेटा, आई इनक्लोज्ड, दिस इज द करंट, जिस एम्पियर्स लॉ करके आई इनक्लोज का क्या मतलब है कि करंट दैट इज इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कुलर पाथ व्हिच इज बाउंडिंग दिस फ्लैट सर्कुलर सरफेस। हां, दैट करंट इनक्लोज ऑफ कोर्स फ्री करंट है, ठीक है, ड्यू टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रही है, तो ऑफ कोर्स जे एफ डॉट डी ए थ्रू द ओपन सरफेस। बात समझ आ रही है? और वो हमें पता है कि इसमें से कितनी करंट फ्लो करेगी, एस में से आई करंट फ्लो करेगी। यही बात है। बात समझ आ रही है? दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्लैट सर्कुलर सरफेस एस। अच्छा, अब देखिए द करंट फ्लोइंग थ्रू द balloon shaped surface S prime, the current flowing through the balloon shaped surface S prime, so beta I enclosed that will be jf dot da, okay, integrate over S prime over the entire balloon shaped surface S prime। तो बेटा ये हमें पता है लॉजिकली कि दिस इज जीरो, क्योंकि ये जो फ्री करंट है ये इस गैप में से तो पास नहीं कर सकती। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये फ्री करंट तो इसमें से नहीं पास कर सकती, जीरो होगी। तो बेटा दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों अगेंस्ट है? ये करंट पीछे से फ्लो करके आ रही है, दरमियान में ये फ्री करंट गायब हो गई है, फिर ये दूसरी तरफ अपीयर हो गई है। व्हाट नॉनसेंस। बात समझ आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? चार्जेस पीछे मूव करके आ रहे थे, कैपेसिटर प्लेट के दरमियान अचानक गायब हो गए, फिर कैपेसिटर प्लेट्स को क्रॉस करने के बाद फिर अचानक से अपीयर हो गए। बात समझ आ रही है? दिस इज द वायलेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहां चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और फिर यहां से क्रिएट नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है ना? This is a violation of charge conservation या violation of equation of continuity. That's why उसने equation of continuity use की वो डिस्प्लेसमेंट करंट को फाइंड करने के लिए।